वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश कर दिया। अब इसमें आवाम के लिए क्या है, क्या रिलीफ है इसमें आवाम के लिए? ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो बेवकूफ है, तो देखें कि झूठ बोलते हैं। 25% अगर आपकी वो है अपना इन्फ्लेशन और आप 15% लोगों को दे रहे हैं, तो आप उनकी जेब काट रहे हैं ना 10% से। आप बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप इस बजट को नहीं कह सकते हैं जो लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सके। तो वजीर साहब खुद कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, उसकी जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये मक्का मदीना बना करके गए थे, इससे ज्यादा झूठ मैंने अपनी जिंदगी में एक नशिस्त में, एक सांस में आज तक नहीं सुना। इस हुकूमत का एक एक लम्हा पाकिस्तान की आवाम पे भारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से आप देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश कर दिया। अब इसमें आवाम के लिए क्या है, क्या रिलीफ है इसमें आवाम के लिए, और जो दावे किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से वो कितने दुरुस्त हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है। 9,500 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया और इसमें पहले की तरह भूले नहीं मिफ्ता इस्माइल पिछली हुकूमत को और कहा कि उनकी कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और अब हम मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। शौकत तरीन साहब मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? हमेशा की तरह आपकी कारकर्दगी उन्होंने बुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि 6% जो ग्रोथ हुई है और वो तो पाकिस्तान की तारीख की बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो इसको किस तरह भूल गए कि जी तरक्की नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था? देखें जी, पहली बात तो है कि ऐसी चीज कही जाए जो कि क्रेडिबल होनी चाहिए, लोग उस पर यकीन भी रखें। और स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो काफी एक किस्म से रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है। आपने कल तो अपना ये इकोनॉमिक सर्वे छापा है जिसके बीच में ये दिखाया गया है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे पूरा देखा है, तो उसमें ये हुआ कि 90 की दिहाई से लेके अभी तक हमारे जितने भी अदारे हैं दे आर द बेस्ट और दे आर वन ऑफ द बेस्ट, विच मीन्स के हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है 6% की, तो ये 90s के बीच में ये आपकी से लेके अभी तक सिर्फ एक साल जो कि 2018 में इन्होंने 6.1 की और एक ही 5 साल में इन्होंने, उस तीसरे साल में उन्होंने की 4.5 और फिर चौथे साल में 4.6 और 6.1 आखिरी साल में की। हमने 6 पहले 5.7 के पिछले साल और अभी हमने 5 वो किया अपना 6%। उसके बाद एग्रीकल्चर 4.4% 90 से लेकर अभी तक हाईएस्ट। उसके बाद हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.5 है, इज द हाईएस्ट, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग 7.2 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो उसके बाद आप ले लें उसको जो है अपना सर्विसेज को एट 6.2 इज द हाईएस्ट। हर हदफ जो है सब हाईएस्ट है और इनकी बात कर रहे हैं और इनके वक्तों के बीच में दबाए वो 6.1 की बात है, बाकी सारे हमारे हदायत से कम है और हमें नालायक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भविष्य को संभालने देने की कोशिश की। तो ये मेरे ख्याल में या तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो बेवकूफ़ है, या ये समझते हैं कि यार मतलब ये कि जो ऐसी जो भी बात करेंगे वो मतलब है कि वो पीपल विल मजाक से उसको एक साइड पर टाल देंगे। मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ा ही सीरियस मामला है बजटिंग का और फिगर्स का, उसको ये अस्थायी तरीके से मतलब पेश करें। और वो आदाब उन्होंने कई आदाब भी गलत दिए। अब उन्होंने डेट के ऊपर जनाब आदाब दिए हैं, नंबर्स जो उन्होंने दिए हैं कल जो उसमें से वो नंबर्स दे के 72.5 कर दिए, 65% है 72.5 कर दिए। अरे भाई 70 डेट टू जीडीपी तो तुम्हारे वक्त में भी इतनी थी, 65 थी, हमारे वक्त में भी 65 है। लेकिन तुम ये सिर्फ दिखाने के लिए कि जी बहुत ज्यादा डेट हो गया तो वो 72.5 बता दिया और गलत नंबर। फिर इन्होंने जनाब कहा कि ये फिस्कल डेफिसिट है, मैंने कहा था 4.2 ट्रिलियन होगा, 4.3 ट्रिलियन होगा।
इन्होंने शुरू में आगे कहा कि ये तो 6.4 ट्रिलियन होगा, 10% ऑफ GDP, फिर ये सिर्फ 5.6 पे आ गए। आज जो है ये नॉन कंसोलिडेटेड 5.1 पे आ गए हैं, उसमें से आप 5.5 से निकाल दें इसका ये जो है अपना प्रोविंस का सरप्लस, तो वो तकरीबन वही है मैं जितना जो कह रहा था 6.4-6.5% पे उस पर आ गए। तो देखें ये झूठ बोलते हैं, मतलब ये अभी अपने आप के सामने 2-3 महीनों में इन्होंने कितने झूठ बोले। जब इस किस्म की बातें करते हैं तो इसका मतलब है नॉन सीरियस। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई सी इन दिस बजट। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल इन्होंने गलत एस्टिमेट्स डाले हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन आज जो SP आई है आज वो आई है जी 24%। 24% आपकी जो है ईयर ऑन ईयर आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। अब इसके बीच में और ऐड करेंगे आप वो जो बिजली, फिर आप ऐड करेंगे गैस की। ये जो इन्फ्लेशन है ये CPI भी आपकी 24-25% के ऊपर चली गई। 24-25% की इन्फ्लेशन होगी और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 11.5 हो, वो किधर से आएगी यार? इन्फ्लेशन इतनी होगी तो उसके बाद आप देखेंगे तो बैंक जो सूद लेंगे वो उसके 24% के ऊपर अगर 3-4% भी लेंगे, 27-28% पे जो लोग लेंगे कारोबारी लोग वो किधर कारोबार करेंगे? उनके कारोबार डूब जाएंगे, तो बेरोजगारी होगी। और ये 5% का ग्रोथ रेट नहीं हो सकता, ये अगर 2 से 3% का भी हो गया तो बड़ी बात होगी। उसके बाद इन्होंने फिर एक और मैं आपको बात बता दूं, इन्होंने जनाब जो हम टैक्स के रिफॉर्म में लेके आ रहा था, ब्रॉडनिंग कर रहा था, 3 मिलियन टैक्स दे रहे हैं, उसको मैंने 47 मिलियन की डेटा इकट्ठा कर लिया। तो हम चाह रहे थे कि उसको ब्रॉडन करें, इन्होंने जनाब बल्कि श्रिंक कर दिया। इन्होंने जो 6 लाख से 12 लाख वाले थे उनको भी उसने टैक्स से निकाल दिया नेट में से, और पूरा किससे किया, बाकी सारों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिसका मैं बिल्कुल मुखालिफ था। मैं कह रहा था कि पिरामिडिंग नहीं करें, आप टैक्स पे टैक्स ना लगाएं, आप जो टैक्स नहीं पे कर रहा उससे टैक्स लें। तो ये और तो अच्छा इन्होंने क्या किया है, 43 मिलियन जो थे लोग जिनका हमारे पास डेटा है, आई एम श्योर इनके बहुत लोग होंगे, इनके बहुत ऐसे लोग होंगे जो जानने वाले होंगे जिन्होंने आ जाना था टैक्स नेट, ये उनको बिल्कुल बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया, उसका एक्सरसाइज का ब्रॉडनिंग का, ना इन्होंने उसके फिक्स टैक्स की बात की थी छोटे रिटेलर पे, बाकियों पे जो हम कर रहे थे POS मशीन के थ्रू और सप्लाई चेन के ऊपर हम जा रहे थे, उसका जिक्र ही नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये वही वापस वो ये स्कीम लेके आना चाहते हैं जो पहले 30 साल की बर्बादी किया इन्होंने जो मिलके, और ये हम प्रोग्रेस इसलिए हमारे रिजल्ट अच्छे आए। हम प्रोग्रेस पे पॉलिसीज लेके जा रहे थे, ये वही तकियानूसी पॉलिसी जो इनकी हो गई ट्रेडेड मेंटालिटी की, और बेसिकली वो जो लोकल बिजनेस टैक्स की चोरी करो और मतलब उसको बाहर ले जाओ छुपाओ, तो ये वही फिर से आ गई है। और ये इनके अदाब नहीं होंगे और आप देखेंगे बहुत इन्फ्लेशन होगी, लोगों की जो है वो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन तरीन साहब दावा तो वो ये कर रहे हैं, दावा तो ये कर रहे हैं कि जनाब हम रिलीफ दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 40,000 रुपए से जिसकी कम इनकम है उसको 2,000 रुपया दे रहे हैं, 15% इजाफा कर रहे हैं सरकारी तनख्वाहों में। वो भी एक सवाल है कि भाई सरकारी नौकरियां कितने लोगों के पास हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से रोज़गार पैदा होगा। वो कहते हैं जी 20 लाख रोज़गार के मौके हम पैदा करेंगे। अब ये कैसे हो सकेगा? एक तरफ वो कह रहे हैं 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा हम टैक्स भी इकट्ठा कर लेंगे। ये रिलीफ आपकी नज़र में पहुँचेगा लोगों तक? ये तो चले तनख्वाहें तो मिल गई सरकारी मुलाजमीन को, चले कुछ तो मिल गया, 15% अगर इजाफा हो गया, महंगाई आ जाएगी, लेकिन चले कुछ तो चार चीजें तुम मेरे से पूछ लेते फिर मुझे घुमा देते हो। अच्छा एक चीज फिर मैं रिलीफ अब 5 चीजें आप एक वक्त में पूछ लेते हैं। अभी पहले तो बात करेंगे जी, आप कह रहे हैं कि रोजगार ये करेंगे, किधर से रोजगार करेंगे यार? 26-28% पे जब लोग बोरो करेंगे तो उनकी जो है बिजनेसेस बंद होगी, नई बिजनेसेस कैसे आएंगी यार? मुझे ये तो बताओ। हम तो 7% हमारा जो टैक्स रेट था उसमें 10% पे लोग बोरो करते थे, तो वो तो उस वक्त तो रोज वो मतलब बिजनेस बढ़ रही थी। जब 26-27% पे लोग बोरो करेंगे तो कहाँ से वो है? पहली बात टैक्सेस के ऊपर आप जो बात करें,
कि जी हमने नहीं रिलीफ दिया हम लोगों को 2000 रुपए। आप अंदाजा करें 2000 रुपए निफली घराने का दे रहे हैं, और इनका ख्याल है इतनी बड़ी जो इन्फ्लेशन आएगी 20-25% की, वो 2000 रुपए पे हो जाएगी। तीसरा सैलरी 25% अगर आपकी वो है अपना इन्फ्लेशन, और आप 15% लोगों को दे रहे हैं, तो आप उनकी जेब काट रहे हैं ना 10% से आप, तो आप क्या, और पेंशनर्स को सिर्फ 5% दे रहे हैं, इसका मतलब 20% से उनकी जेब काट रहे हैं आप। तो मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक किस्म की इनका बजट है, ये कभी ये चीजें हो नहीं सकेंगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो, अच्छा दूसरा फिर आपने अभी बात की जो मुझे लास्ट याद आ गई है, SBR हमने SBR मेरे भाई हमने जो थे वो एक साल में 1400 अरब रुपया हमने जो है बढ़ाए थे इस साल, और उसमें अगर 300 मैं वो भी डाल दूं जो मैंने छूट दी थी उसमें तेल पे, तो वो 1400 अरब 1700 अरब हो जाता है। चलो मैंने 1400 ही ले लेते हैं, वो तुम 1400 पे तो बढ़ाओ यार, मतलब यह है कि 6.1 ट्रिलियन है और ये 6 कह रहे हैं, चलो तो 7.5 ट्रिलियन तो वैसे ही बनता है। इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर अगर कोई ग्रोथ करेंगे तो वो ये तकरीबन हम होते तो हम इसको 8 ट्रिलियन पे लेके जाते जी, तो कम करें। अच्छा तरीन साहब, आपको पेट्रोल की कीमतों में क्या नज़र आ रहा है कि IMF का इन्होंने कहा कि जी उन्होंने हमें इजाज़त दे दी रिलीफ देने की, यानी 15% तनख्वाहें बढ़ाने की, पेट्रोल पर टैक्स लेंगे ये या नहीं? पेट्रोल में तो और आप बढ़ाएंगे ही, अभी तो ये टैक्स नहीं ले रहे, अभी तो सेल्स टैक्स नहीं ले रहे, सेल्स टैक्स लेंगे तो 30 रुपए और है, और PDL अभी इन्होंने नहीं डाला बीच, अब PDL डालेंगे तो वो है, ये 270 का नुस्खा है। रूस के कौंसल जनरल कह रहे हैं हम तैयार हैं कम कीमत पर या सस्ता तेल देने पर। आपको क्या लगता है क्यों ये नहीं फिर तैयार हो रहे, क्यों इस तरह की बर्बादी कर रहे हैं जब गंदम ले सकते हैं? खुद कहा है गंदम लेने के लिए तैयार हैं। अमेरिका मेरे भाई, अमेरिका का डर, ये अमेरिका के डर से नहीं ले रहे, हालांकि ये कह चुके हैं खुद के हम उसके ऊपर गंदम पे जाके ले लेंगे डिस्काउंट। अरे भाई तुम गंदम पे जाओगे वो भी तो रूस से ले रहे होगे ना, तो तेल पे ले लो। सर यूरोपियन यूनियन भी तो ले रहा है, वो तो अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी है, भारत भी ले रहा है, हमारे लिए कोई ख़ास क़वानीन है? जी तरीन साहब, मैं कहा हम तो ले लेते ना, हम तो जाके उनसे डिस्काउंट लेते, हमने तो शुरू किया था काम, लेकिन ये तो ये डर रहे हैं ना। ठीक। अच्छा आपको लग रहा है इन्होंने फिगर्स जो हैं वो गलत दी, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे था वो तो चलें शुक्र है काफ़ी हद तक उन्होंने जिस तरह भी है मान लिया कि आपके दौर में आखिरी साल में कई चीज़ों में रिकॉर्ड तरक्की हुई। ये जो बजट आया है, ज़ाहिर है पास भी करवा लेंगे, अपोजिशन तो है नहीं, इसके असरात जो आप कह रहे हैं ये एक्सपोज हो जाएंगे, ये सब गलत फिगर्स दे रहे हैं, ये कुछ नहीं हो सकेगा, कब तक लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे? अभी आज से नंबर आने शुरू हो जाना चाहिए ना। आज आ गई ना SPI, आज लेटेस्ट सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आ गई 24%, पिछले हफ्ते थी वो 20%, अब 24 पे आ गई। अब अंदाजा करें ना कि आगे जाएगी ना, क्योंकि इसमें तो अभी वो जो 45% जो है गैस की प्राइस नहीं है, इसको 47% जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज किया वो नहीं है, तो ये तो ऐसे ये जो 24% है ये तो 30% प्लस जाएगी। तो किधर से पहले अभी आपको इसी महीने में पता चल जाएगा ये सारा। ठीक तरीन साहब, रेमिटेंसेस भी वो ग्रोथ जो हमें नजर आ रही थी थोड़ी स्लो डाउन हो गए, रोशन डिजिटल अकाउंट जो बड़ी सक्सेस स्टोरी था वो भी हम नीचे जाता देख रहे हैं, और ये हुकूमत कह रही है 7000 अरब रुपए से ज़्यादा हम टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, आपके दौर में रिकॉर्ड बना, ये कर सकेंगे और अगर नहीं तो क्यों? तो जनाब इसलिए नहीं कर सकेंगे कि ये जो हमें नालायक कहते थे ना, हमने इनको ये प्रूव कर दिया है कि हम 30 साल की हुकूमतों में हमारी हुकूमत जो थी, जिसको ये नालायक और जिसको ये अभी कहते हैं कि जी इनएक्सपीरियंस्ड, ना तजर्बेकार, उन्होंने 30 साल की जो है, मैंने आपको नंबर दे दिए हैं कि 30 साल की जो परफॉर्मेंस में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उसमें हम सबसे बेहतर थे।
तो अगर हम सबसे बेहतर है 2 कंसेक्यूटिव साल, 1 साल फ्लैश इन द पैन नहीं है, और वो भी हम कोविड के बाद हमारा हम लोग ये कारकर्द जीत गया। तो इसका मतलब है कि ये नालायक हैं, हम नालायक नहीं थे। और ये जो अभी अपने बुलंद वाला दावे कर रहे हैं, इन्होंने ये 8 हफ्ते में 7 हफ्तों में ये जो किया है, जो हशर किया है 8 हफ्तों में, ये मतलब है कि मार्च 2 में हमारा जो उसमें था एक्सचेंज रेट वो 178 था, वो 202 पे चला गया। रिजर्व जो थे वो तकरीबन 5-5.5 बिलियन ज्यादा थे, वो गिर के 9.2 पे आ गए हैं। पहले 16 बिलियन पे हम छोड़ के गए थे, मार्च के में 16 बिलियन था। उसके बाद आप देख स्टॉक मार्केट गिर गई है। आज की हुकूमत उस वक्त ऑपोजिशन में थी, तो उस ऑपोजिशन ने भी उस बजट की बादल नख्वास्ता काफ़ी तारीफ़ की थी और उसको बहुत अच्छा, यानी जो हालात थे कोरोना के फौरी बाद निकलते हुए और इंटरनेशनल प्रेशर्स और इन्फ्लेशन, उसको सामने रखते हुए वो जो बजट था उसकी बहुत तारीफ़ की गई थी कि बहुत अच्छा बजट था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि लोगों के अंदर रिजेंटमेंट भी थी और लोगों को शिकायतें भी थी, महंगाई भी उसके बाद बढ़ी। सो इस बजट की खूबियाँ खामियाँ अपनी जगह पे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप इस बजट को नहीं कह सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सके, लोगों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी ला सके, आपके मुल्क के मुआशी मसाइल को हल कर सके। ठीक जी। अमीर अब्बास, सॉरी कता कलामी की माजरत, चूँकि फ़ारूक सलीम साहब ने में ज्वाइन किया है, हमारी माशियात हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया, आपका एक ख़ास अंदाज़, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, आप अगर कुछ हमें 3 या 5 पॉइंट्स बता सकें, ये इस बजट में अच्छी चीज़ें हैं और ये नेगेटिव चीज़ें इसमें 3, 4, 5 अगर आप बता सकें तो हमारे देखने वाले की और ज़्यादा सहूलत हो सके, क्योंकि हम आपको पढ़ते भी रहते हैं तो आप इसी तरह से चीज़ों को बयान भी करते हैं लोगों के लिए। सर थैंक यू। देखिए, मैंने अभी बजट पढ़ा नहीं है, उसकी फाइन डिटेल्स जो है वो बाद में सामने आएंगी। अभी सिर्फ सुना है मैंने, और जो कुछ सुना है उसकी बुनियाद पे जो आपने सवाल किया उसका जवाब देता हूँ। देखिए, अगर हम बजट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक तो अहदाफ हैं जो टारगेट सेट किए गए हैं, और दूसरी तरफ इक़दामात। अब वो जो इक़दामात हैं उनको हम अच्छे इक़दामात और बुरे इक़दामात, जैसे आपने कहा, उनमें तकसीम कर सकते हैं। जो टारगेट सेट किए गए हैं उनमें बहुत से टारगेट ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि वो अचीवेबल नहीं है, और ये कोई हमारे बजट में कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 25 साल से मैं जो बजट्स को देख रहा हूँ उनमें अहदाफ जो हैं, जो टारगेट सेट किए जाते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है उनको अचीव करना। अब एक बहुत बड़ा टारगेट जो है रेवेन्यू का, वो 7,000 अरब से रखा गया है। क्या वो अचीव कर पाएंगे जब वज़ीर साहब खुद कह रहे हैं कि इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, उसकी जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो क्या हम 7,000 अरब का एक जो टारगेट रखा है उसको हम अचीव कर पाएंगे? फिर एक नॉन टैक्स का टारगेट भी रखा हुआ है कि नॉन टैक्स में 2,000 अरब हुकूमत इकट्ठा करेगी। अभी जो रवा साल चल रहा है उसमें कोई 1200-1300 है, क्या उसको हम बढ़ा के 2,000 अरब पे ले जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। आपने महंगाई का जिक्र किया, जो हद रखा है वो 11.5% का है। मेरा तो ख्याल है कि अगले चंद हफ्तों में हम पहुंचने लगे हैं कहीं 17-18% पे, जिस तरह की कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ी है। तो वो अहदाफ जो है, मेरा ख्याल है कि जो महंगाई का है वो नहीं अचीव हो पाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्वेश्चनेबल है, जो आपका हदफ रेवेन्यू के FPR की कलेक्शन की तरफ से वो भी बड़ा मुश्किल होगा। एक हदफ मेरा ख्याल है कि जो अचीवेबल है, जो हो सकेगा, वो एक्सपोर्ट का टारगेट उन्होंने 35 अरब का रखा है, इस साल 31 अरब है। तो मुमकिनात में से है कि अगर थोड़ा सा हम कोशिश करें तो 35 पे पहुंच सकते हैं। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्ट्स हैं उनको हम कम कर लेंगे, 76 से 70 पे ले जाएंगे। अगर 76 से 70 आता है तो फिर वो जो GDP ग्रोथ रेट 5% का रखा है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो वो एक वो उसमें वो तदाद हमें नजर आता है। अब जो अच्छी चीजें, देखिए, एक मुझे अच्छी चीज ये लगी कि जो बहबूद इनकम सर्टिफिकेट्स हैं उस पे विद होल्डिंग जो है वो 10 से 5 पे जा रही है। तो रिटायरीज हैं, ये बूढ़े लोग हैं, उनको अगर उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि सारे जो टैक्स रिफंड्स हैं एक्सपोर्टर्स के, जो कई सालों से बाकी पड़े हैं, उसका ऐलान तो कर दिया गया है कि वो इस महीने में पे कर दिए जाएंगे। अब उसके वसाइल कहाँ से आएंगे वो भी देखने की बात।
अगर वो पूरे कर दिए जाते हैं तो बहुत जबरदस्त बात है। फिर फार्मास्यूटिकल के हवाले से कहा कि उनके रिफंड की सारे वो पे कर दिए जाएंगे। फिर जो थ्रेश होल्ड रखी है कि अब आपकी 12 लाख रुपए अगर इनकम है, लेट्स से 1 लाख रुपया महाना आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है कि 1 लाख रुपए आजकल देखिए बड़ा मुश्किल, 1 लाख रुपया कमा के भी 3 या 4 लोगों की फैमिली को चलाना, तो उसके ऊपर अगर हुकूमत टैक्स खत्म कर रही है, ये मेरा ख्याल है पिछले साल वाला जो थ्रेश होल्ड था वो 6 लाख था, तो वो 12 लाख कर दिया गया है। ये भी अच्छी चीज है। रिटेलर्स के हवाले से मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी चीज, एक इनोवेटिव स्कीम है। वो कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर फिक्स टैक्स लगाएंगे 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, और एक दफा आपने वो टैक्स दे दिया तो फिर FBR का कोई आदमी जो है, कोई बंदा आपके पास आके आपसे किसी किस्म के सवाल नहीं करेगा। तो ये अच्छी चीजें हैं जो बजट। ठीक, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर है चंद मिनट में, शायद इससे बेहतर मुश्किल होगा कि बयान किया जा सके चीदा चीदा जो नुकात हैं। नूरुल आरफीन, बहुत माजरत, और आपके सब्र के हम कायल हैं, और आप अवामी और जज्बाती अंदाज़ आपका लोगों को पसंद आता है। मुझसे भी लोग कहते हैं जी उनको ज़रूर इस तरह का पूछें कि हमारी कुछ ढारस बंदे या हमारे जज्बात लोगों तक पहुँचे। लेकिन ये जिस तरह आप सब्र किए, मेरा ख्याल आधा घंटा सिर्फ मैं ही बोलता रहा, लेकिन बात यह है कि ये सब्र लोगों को भी करना है। तो आपका ख्याल है कि वो अब करते रहेंगे इस बजट के बाद सब्र, या वो बोलना शुरू हो जाएंगे? अब जिस तरह अभी डॉक्टर फ़ारूक साहब कह रहे हैं जी 17 से 18% महंगाई शुरू हो जाएगी, अब कौन बर्दाश्त करेगा ये? जी, मैं बिल्कुल इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन पहले एक उधार चुका दूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बर्दाश्त मुझ में है नहीं। ये शौकत तरीन साहब, जनरल नॉलेज का एक सवाल है, आप शायद बता पाएँ। शौकत तरीन साहब ये कनाडा के वज़ीर ख़जाना थे या सऊदी अरब के? वज़ीर ख़जाना तो लिखा था मुल्क का नाम, क्योंकि इनकी जितनी दिलपजीर गुफ्तगू मैंने सुनी उसमें ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मक्का मदीना बना करके गए थे। इससे ज़्यादा झूठ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नशिस्त में, एक सांस में आज तक नहीं सुना। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार, गए वक्तों में लोगों को कम से कम पेट में दर्द होता होगा, लेकिन आज वो दौर आ गया है कि यहाँ तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत के ऊपर अभी आते हैं, लेकिन ये जितनी देर तक और जितने इस्तक़लाल के साथ झूठ बोलते रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे दौर में इन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 90 रुपए था, ये 150 रुपए करके गए। इन्होंने ये नहीं बताया। अच्छा, अगर इन्होंने सब कुछ अच्छा किया था तो मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी 3.5 साल तक इस चैनल पे बैठ के इमरान खान की और इमरान खान वालों का सब्र क्यों आजमाता रहा? क्यों हर दूसरे महीने पैमरा तो फलाना तो ढिकाना क्यों मुझे नोटिस भेजते थे? यार कोई खुदा का खौफ करो यार। झूठ बोलूं, तेरे मुंह पे घुटना मारूं और आंख फूटे। ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, और भाई तुम लोगों के दौर में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई थी, तुम्हें अंदाजा है? इमरान खान साहब को इस बात पर भी एतराज था कि मीडिया माइक ले जाता है अवाम के पास। इमरान खान इस बात पर भी एतराज कर रहे थे कि मीडिया माइक ले जाता है और आम आदमी तो दिल खोल करके फिर बात करेगा ही। उससे पहले उनको ये लगता था कि जब डॉलर बढ़ता है तो हुकूमत चोर होती है। इमरान खान के दौर में डॉलर नहीं बढ़ा था। अब आ जाते हैं, ये हो गया उन लोगों का उधार। अब इन पे बात कर लेते हैं। इन्होंने 15% बढ़ाया है, 15% इन्होंने एक सैलरीड पर्सन की तनख्वाह बढ़ाई है। भाई एक सैलरीड पर्सन की सैलरी है कितनी, पहले तो ये बताएं। जितना इन्होंने महंगाई में इजाफा कर दिया उसके बाद ये 15% रह कितना जाता है। जजेस की तनख्वाहें, अभी थोड़ी देर पहले मैं पिछली इसमें बात कर रहा था, पिछले घंटे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें आला अदली अलाउंस में 10% इजाफा। और तनख्वाहें सुनिए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तनख्वाह मरात मजमूई तौर पर 11 लाख रुपए, हाई कोर्ट के दीगर जजेस 10 लाख रुपए। और काम क्या है? बहुत ही माजरत के साथ सिंध हाई कोर्ट के मैंने एक फैसले की बात की अभी, ऑब्जर्वेशन की। वो बता रहे थे कि वडेरों को अगर पाल पोस करके रखा जाए तो उससे सिस्टम इम्बैलेंस का शिकार होता है। ये मुफ्ती मुनीब का बयान तो होना चाहिए, सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं। और ये वही हाई कोर्ट है कि जहां पे 12 मई और साने बल्दिया टाउन वाला केस आज तक पेंडिंग है। आरफीन जनाब, ठीक है आरफीन, मुझे इजाज़त दें क्योंकि दूसरे मेहमान भी हैं। मैं आपसे रोज़ाना बात होती है तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये ख़ता माफ़ करेंगे। अमीर अब्बास, आप लोगों में भी जाते हैं और आपने देखा, मैंने हाल ही आपका एक प्रोग्राम देखा जहां आप बाकायदा सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई कोई एक शख्स बता दे जो अब तक की कारकर्दगी समझे कि भाई पिछली हुकूमत को आप कहेंगे कि जनाब वो बुरी थी और ये अच्छी है। फ़ारूक हबीब साहब, बजट आ गया, बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ रिलीफ़ की भी बातें हैं,
क्या कहेंगे आपके 15% अब तनख्वाहें बढ़ जाएंगी सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन बाकियों का क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा तादाद में तो ये नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद तो शायद 5-10% होगी इस मुल्क में। नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े खसारे का बजट है, जिस बजट के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे, मजीद कर्जे लेंगे तो उसका बोझ भी पाकिस्तान की आवाम को उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ 15% तनख्वाह से पाकिस्तान की आवाम का गुजारा नहीं होने लगा, इनका भी बोझ जो है वो 22 करोड़ आवाम ने उठाना है। आज ये रिलीफ आना चाहिए था कि आवाम के लिए पेट्रोल कितना सस्ता होगा, आटा कितना सस्ता होगा, घी कितना सस्ता होगा, बिजली कितनी सस्ती होगी, वो तमाम चीजें इस बजट के अंदर शामिल नहीं है। और इस बजट से पहले ही पेट्रोल बम गिरा दिया गया, गैस का मिसाइल मार दिया गया, बिजली 8 रुपए यूनिट बढ़ा दी गई, अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, इमरान खान की 6% ग्रोथ आई, एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड इजाफा, इंडस्ट्री में रिकॉर्ड इजाफा, खिदमात के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा, 30 साल ग्रोथ के तरक्की के तमाम रिकॉर्ड जो है इमरान खान की हुकूमत ने तोड़े। आज इमरान खान की हुकूमत होती तो रशिया से सस्ता तेल आज होता, ये 60 रुपए इजाफा ही न करना पड़ता। कल रशिया के कौंसल जनरल ने कहा है कि भाई हमसे बात तो करो, बात करोगे तो सस्ता तेल भी दे देंगे। ये अमेरिका से खौफजदा हुए हैं, उनसे गुलामी का तोक इन्होंने अपने गले में डाला हुआ है। भारत सस्ता तेल लेता जा रहा है, ये सस्ता तेल ले नहीं रहे, जिससे अवाम का जो है वो नुकसान होता जा रहा है। ये बजट जो है ये अवाम दुश्मन बजट है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुस्तरद किया है, पाकिस्तान के हर आदमी ने इसको मुस्तरद किया है। आप देखें, हम इन्हीं वसाइल के अंदर 10 लाख रुपए तक लोगों को मुफ्त इलाज फराहम कर रहे थे सेहत कार्ड के जरिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक लोगों को बगैर सूद कर्जे दे रहे थे। लोगों को सस्ते घरों के लिए 77 अरब रुपए तक इमरान खान की हुकूमत ने कर्ज दिए, 60 लाख नौकरियां हमने पैदा की। और जो वो लोगों की बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के अंदर भी कमी आई है। ये इक्तिसादी सर्वे का डेटा है जो कल इन्होंने जारी किया है। तो अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी तो हुकूमत तब्दील क्यों की, जिसकी वजह NRO 2 लेना था, जो नैब तरामीम कल करके नैब को इन्होंने बंद किया है, अपने केसेस जिससे इनके खत्म हो जाएंगे, वो मकसद था उसका हसूल हासिल करना। इस हुकूमत का एक एक लम्हा पाकिस्तान की आवाम पे भारी है, पाकिस्तान पे भारी है, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। डॉलर्स के रिजर्व गिरते जा रहे हैं, रुपया 25 रुपए की कदर में कमी हो चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती जा रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा रुक गया है, फॉरेन रेमिटेंसेज के अंदर आपकी नीचे आ गई है फॉरेन रेमिटेंसेज। इस महीने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसा कम भेजना शुरू कर दिया, उन्होंने उनका वोटिंग राइट भी छीन लिया है। जो 32 अरब डॉलर भेजते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको उनका वोट का हक नहीं दे रहे। जिनसे 6 अरब डॉलर लेने IMF से, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं, उनकी सख्त शराइत भी मांग रहे हैं। तो ये IMF का बजट है, इम्पोर्टेड हुकूमत का इम्पोर्टेड बजट है, जो कि अवाम को IMF की शराइत सामने रखी है, बजट पेश नहीं किया है, ज़ाती मुफाद को तरजीह दी है। ये NRO 2 लिया इन्होंने, ये 11 दिन बैरून मुल्क गुजार के आया है ये शहबाज शरीफ। 50 दिन के अंदर कौन सा मुल्क का मुफाद इनको अजीज है? ये बताएं ना कि लूटा हुआ पैसा वापस ले मुल्क से, अगर इनको मुल्क का मुफाद अजीज है। ये इदारों को तबाह हो बर्बाद करते जा रहे हैं, मुल्क का मुफाद इनको अजीज नहीं है, इनको जाती सलामती अजीज है। अवाम के साथ, मुल्क के साथ इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये लिहाजा तमाम जो है वो टोपी ड्रामे हैं। अवाम इनके झूठ को पहचान चुकी है, अवाम इनके साथ किसी सूरत नहीं खड़ी। फिलफौर इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम का वाहिद रास्ता। एक आखिरी सवाल फरूख साहब, एक आखिरी सवाल, ये अब इन्होंने कर लिया, नैब में भी तरामीम कर ली, वो इलेक्शन का भी इन्होंने कर लिया, मेरा ख्याल है शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा चलें, फ़ारूक हबीब साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। ताजिर बरादरी क्या इस बजट के हवाले से कह रही है? सुधीर बताएं, क्या कहना है यहाँ पर? जो ताजिर बरादरी है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या कह रहे हैं इस बजट के बारे में? जी उसामा, माली साल 2022-23 का बजट 9,500 रुपये का पेश कर दिया गया। बजट किसको ये पूछते हैं ताजरों से, पहले बड़ी इंडस्ट्री से बात करते हैं। सर ये बताएं, मियां रहमान अजीज़ जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मियां साहब ये बताएं कि बजट में क्या मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के अंदर जो हमारी इस वक्त मैशत की कंडीशन है और जो इस वक्त ग्लोबल रिसेशन के मुताबिक से
जो हमें ख्याल था कि बजट और ज़्यादा मुश्किल आता और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता, उस लिहाज से नेगेटिव नहीं है। मैं कहूँगा काफ़ी बिज़नेस फ्रेंडलीनेस इसमें देखी जा रही है, खुसूसी तौर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो विड्रॉल ऑफ सेल्स टैक्स है, फिर उसी लिहाज से जो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो इन्होंने विड्रॉल किया है सेल्स टैक्स का, और इस लिहाज से जो एग्री पॉलिसी इन्होंने इस वक्त इंट्रोड्यूस की है, उससे पता चलता है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे तो काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। बाकी वी आर स्टिल अवेटिंग डिटेल्स के, जो ख़ास तौर पे टैरिफ रैशनलाइजेशन की और जो ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर जो उन्होंने जिक्र किया है 400 प्रोडक्ट्स का, कि अगर वो नॉन इंडिजिनस रॉ मटीरियल इंडस्ट्रीज़ के मुतल्लिक अगर उन्होंने कोई इसमें कमी की है तो उससे हमारी जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी नुमाया कमी आएगी और वो कंज्यूमर्स के लिए उसमें सहूलत होगी। कंज्यूमर के लिए सहूलत होगी। मेरे साथ नायब सदर है हारिस अतीक। हारिस, ये बताओ कि एक तरफ IMF के कहने के ऊपर बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, घी और दीगर अशिया महंगी कर दी, इसके बाद अब बजट आ गया, अब क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि IMF सर पे बैठा हुआ है? आपने जो पहले बात की वो किसी मिनी बजट से तो कम नहीं थी। मिनी बजट एक पहले आज के अंदर आपने IMF की कंडीशंस को देखते हुए अपनी पहले से ही रिवाइज़ कर दी सारी चीज़ें। बजट मुतवाज़न अमली तौर पर जब सामने फाइनेंस बिल आएगा तो पता चलेगा। अभी तकरीर की हद तक एक मुतवाज़न बजट था, बिल्कुल जिस तरह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी फरमा रहे थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। उतनी डिफ़िकल्टीज़ अभी तकरीर की हद तक नज़र नहीं आई, मगर साथ ही साथ बड़ी स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अच्छी यह है कि जिनके लिए उन्होंने जो टैक्स रजीम का अनाउंसमेंट की, जो सादा टैक्स अदायगी का जो उन्होंने निज़ाम लेके आने की बात की, उसकी डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा। मगर अभी तक ये चीज़ काबिल गौर है और समझ नहीं आ रही, हमें इसकी तफसीलात मिलेंगी तो पता चलेगा कि आपने 5.97% की ग्रोथ के साथ जब 6,000 अरब रुपया इकट्ठा किया, अब आप 7,004 अरब रुपया का टारगेट रख रहे हैं। 17% आपने अपना टारगेट रेवेन्यू का बढ़ा दिया है, FBR के जो अहदाफ है वो बढ़ा दिए, और अपना जो GDP का टारगेट है वो 5% रखा। आप 1% GDP को अपनी सुकोड़ने जा रहे हैं और आप 1,000 अरब रुपया ज़्यादा इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो ये कैसे होगा? तो इसकी तफसीलात बहुत ज़रूरी हैं एंड रियलाइज इन द डिटेल्स। तो अभी हम डिटेल्स आएंगे ऊपर फोकस करके बताएंगे। बाकी जो जिनका एक मुतालबा था फाइनल टैक्स रजीम का एक आसान, वो इन्होंने ज़रूर किया, उसका मैकेनिज्म क्या है वो सामने आना बाकी है। उसके बाद आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर आप देखें, जब 1,000 अरब रुपया है उसके अंदर से 600-650 अरब रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू इकट्ठा किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये आम आदमी पर इसका बोझ आएगा, सेल्स टैक्स की मद में आएगा ये, और डायरेक्ट टैक्सेस से अलावा जितने भी आपकी टैक्सेस। चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आप सबने सुना कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है, ओवरऑल उनको कुछ बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो टैक्स का है। हमारे साथ है ज़ीशान मर्चेंट साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपने अभी बराह रास्त सुना कि ये बात बड़ी वैलिड है कि ये किस तरह से कह रहे हैं कि जी इकॉनमी उस तरह ग्रो नहीं करेगी, 6 से नीचे आएगी 5%, जबकि ये भी ख्याल है कि 5 नहीं है, तो कह रहे हैं 5 का दावा है, 2-3% शायद होगी। तो उसमें ये 1,000 अरब रुपया, 6,000 से 7,004 अरब रुपया टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा? और हमेशा से हम सुनते हैं कि जी अमीर से लेकर गरीब पर खर्च करना चाहिए, इस हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है इस बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सेल्स टैक्स होता है ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। ये अमीर और गरीब के दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझता। जो ये कंजम्पशन पे होता है, जो चीज़ ख़रीदेगा, जो कंज्यूम करेगा, उससे ये टैक्स लिया जाएगा, चाहे वो एक मर्सिडीज़ चलाने वाला या लैंड क्रूज़र चलाने वाला आदमी हो या वो साइकिल चलाने वाला आदमी हो, उससे इक्वल टैक्स लिया जाएगा। तो ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसे कहा जाता है, और ये जो है किसी भी सूरत जो है मुल्क के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ये इक्वालिटी पे बेस नहीं करता। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, उसूली तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस उसमें ज़्यादा होने चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कम है। अब जो बात हो रही है कि ये 1,000 अरब ज़्यादा कलेक्शन का टारगेट है, तो आप ये देखेंगे 75 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट इस साल एस्टिमेटेड हो रही है, और अगले साल जो है वो ये कह रहे हैं कि इसको 71 अरब या 72 अरब पे ले जाया जाएगा। तो 3 बिलियन से वैसे तो कम होगा, अगर आप इसमें कोविड की वैक्सीन निकाल दें तो वैसे ही 4 बिलियन कम हो जाता है। लेकिन अगर हम ये बात मान भी लें कि 70 बिलियन डॉलर भी ये अगर इंपोर्ट होगी, तो अगर इसी तरीके से डॉलर बेहंगम तरीके से बढ़ता रहा तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो आपका ये टारगेट है कि आपको 1,000 अरब जो है ज़्यादा कलेक्ट करना है, इसमें से मेजर टैक्स तो यहीं से कलेक्ट हो जाएगा।
अब आप बात करें कि इसको फर्दर आप कैसे अगर जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन इसकी ऐसे आती है कि 5% से आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ रखी है और 11.5% आपका इन्फ्लेशन का टारगेट है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे अपने पास और उसको अप्लाई करने जाएंगे इंपोर्ट्स पे और लोकल प्रोडक्शन पे, तो यकीनन आप मेजॉरिटी टैक्स जो है ये इंपोर्ट से कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी इसी तरीके से चल रही, जैसे पिछले साल हमने देखा कि 900 बिलियन थी, इस साल शुरू के 9 महीने में 950 बिलियन रिपोर्टेड है ये स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये अगले माली साल में भी इसी हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी चलती रही तो यकीनन जो है आप इस टैक्स के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं जिसमें एक 2% का टैक्स लगाया 2% का टैक्स लगाया गया है उन लोगों पे कि जिनकी 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी है। एक तो कुछ कलेक्शन वहाँ से होगी, फिर बैंक्स का जो टैक्स रेट है वो 39% से 42% में ले जाया गया। तो इससे भी कलेक्शन यकीनन आपका गोल अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। अच्छा ठीक है ईशान साहब, आपने कम वक्त में ये चीज़ हमें क्लियर की। फ़ारूक सलीम साहब, क्योंकि क्विकली आप हमारे गेस्ट हैं, आप क्या देख रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी का? आपने सुन लिया, आपने बड़े तमुल से सुना कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बिज़नेस फ्रेंडली ही हम ओवरऑल इसको कहेंगे। टैक्स कलेक्शन के हवाले से ज़ीशान मर्चेंट साहब की आपने बात सुन ली, लेकिन ये जो गैस, बिजली, पेट्रोल, फिर लोड शेडिंग, ये इस पर हुकूमत काबू पा सकेगी? ज़ाहिर है कि बजट से भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है आपको? जी अभी तकरीब में तो नहीं बताया गया, लेकिन मैंने जो फिगर देखी है पेट्रोलियम लेवी की मद में, वो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है तो 750 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा तो किया जाएगा अगले माली साल में अंडर पेट्रोलियम लेवी। जिसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो पहले 30 रुपए फी लीटर की लिमिट लगाई गई थी पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, शायद अब वो बढ़ा दी गई है, शायद वो अब 50 रुपए कर दी गई है। तो हम अगर तो पेट्रोलियम लेवी की मद में देखें तो शायद हुकूमत की सोच ये है कि ये पेट्रोल और डीजल जो है ये इवेंचुअली जा रहा है कहीं 250 रुपए या 260 रुपए फी लीटर पे। इसी तरह GIDC जो कलेक्ट करते हैं, गैस के ऊपर टैक्स लगता है, उसकी एक रकम मैंने देखी है कोई 200 अरब रुपया उसके लिए रखा गया है। और ये दोनों रकूम जो है ये हुकूमत ने एज रेवेन्यू दिखाई हैं। तो उस लिहाज से तो ये लग रहा है कि अगर पेट्रोल की मजीद कीमतें बढ़नी हैं, डीजल की मजीद कीमतें बढ़नी हैं, गैस की मजीद कीमतें बढ़नी हैं, तो जो हद रखा गया है अफरात दर के हवाले से 11.5% का, वो तो अचीव नहीं हो पाए। ये तो डेफिनेटली उससे शायद दो गुना ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाए। देखिए टैक्स जो बजट आता है उसमें हुकूमत ये बताती है कि वो किस सेक्टर को फेवर करना चाहती है, तरजीह देती है। हुकूमत ने बड़े वाज़े तौर पे बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वो प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर आपने देखा कस्टम ड्यूटीज को 0 पे ले आए हैं। दूसरा वो सोलर एनर्जी के ऊपर फेवर कर रहे हैं, सेल्स टैक्स जो है वो उसमें ख़त्म कर दिया गया है। एक जो बजट कम होता मैंने देखा है वो हायर एजुकेशन कमीशन का देखा है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है शायद पिछले साल उसका 66 अरब का था, अब वो 65 अरब का आ गया है। तो क्या एजुकेशन जो है वो इस बात की तरजीह नहीं है, उसमें जो डेवलपमेंटल बजट है वो भी उनका कम कर दिया गया। हाँ जी, ये फ़ारूक साहब आपकी तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त है, ख़ासतौर पर एजुकेशन यही हमारा मसला रहा है। अगर हमने कौम बनानी है, तरक्की यानी फ्यूचर में करनी है, हम तो डे टू डे बस ऐसे जैसे बस अपना पेट कैसे भरेंगे यही हमारा मसला रहता है। अपना दिफा कैसे करेंगे, बचें कैसे, बिल कैसे दिए, यही हमारा मसला रहता है। फ्यूचर जनरेशन के लिए या तरक्की के लिए तो बड़ा ही कम बजट बच जाता है जिसमें सेहत और तालीम है। अमीर बहुत माजरत, लेकिन मुख्तसर वक्त में ये अब 250 की तरफ पेट्रोल जा रहा है। जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब ने कहा, अगर ऐसा होता है जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भी तो बजट पास होगा, सब नज़र आएगा, तो क्या बनेगा? मैंने जिस तरह हवाला दिया, आप तो लोगों में गए हैं, क्या सोच रहे हैं लोग? देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो उनका असर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी हर चीज़ पर पड़ता है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई हो तो आपने और कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में इजाफा करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज़िंदगी की हर चीज़ के साथ। आपके सब्ज़ी, गोश्त, ट्रैवलिंग, घरेलू अखराजात, बाकी तो जिस तरह ये 60 रुपये और अगर दोबारा अभी इजाफा होता है यानी 23 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल के बारे में कहा जा रहा है और कुछ 9.5 रुपये पेट्रोल के बारे में।
सो अगर ये इजाफा होता है तो आप इससे यानी कोई अचंभे की बात नहीं है कि आपके यहाँ महंगाई में इजाफा होगा। देखिए 2500 अरब रुपए का बिजली का सर्कुलर डेट है, 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है, ये 3900 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म के तबीब है इस मुल्क के अंदर कि कब ये कोई इलाज दरियाफ्त कर पाएंगे इस मईशत का। यानी जब नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए, यानी उनके दौर में ही सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो गया था, और उससे पहले पीपल्स पार्टी, तो लगा कि शायद मियाँ साहब के दौर में सर्कुलर डेट कम होगा, वो जरदारी साहब के दौर से भी दुगना हो गया। फिर जब वो छोड़ के गए तो लगा शायद इमरान खान साहब उसको कम करेंगे, ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो उन्होंने उससे भी दुगना कर दिया। यानी 2500 अरब वो और 1400-3900 अरब। अब वो गए हैं तो लग रहा है कि शायद ये उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं हम लगा सकते कि अगले 2-3 साल में ये सर्कुलर डेट कम होगा या ये और बढ़ेगा। इसी तरह से आप देखें कि ये हुकूमत ने खुद आज एतराफ़ किया है कि मुल्क में 7.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। उसामा 34%, 7.5 करोड़ लोग आपके मुल्क में, कि ये कितनी शर्मनाक किस्म की। वो तो और कह रहे हैं कि ये 40,000 से आमदन है उनको 2,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा। और भाई 40,000 से कम जिसकी आमदन है तुम उसको 2 दे के 42,000 कर दोगे, तो 42,000 रुपये में वो क्या कर लेगा? तो ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। ये वही फक्की है जो माजी की हुकूमतें भी दिया करती थी, माशाल्लाह ये भी दे रहे हैं। तालीम का जैसे जिक्र कर रहे थे फ़ारूक शरीफ साहब, आप ये देखें कि 9,500 अरब रुपए का कुल अखराजात का तखमीना, 9,500 अरब में से एजुकेशन के लिए कितना रखा गया है? 109 अरब रुपए। ये 1% भी शायद ना बनता हो। आप अगर 1% या उससे भी कम अगर खर्च करेंगे तालीम पे, तो आप एक जाहिल गवार उजड़ कौम पैदा कर रहे हैं ना। तो जाहिल गवार उजड़ कौम फिर आपको प्रोटेक्शन कहां से देगी? वो किस तरह से आपके मुल्क की इकोनॉमी को उठाएगी? उसको वो तो ट्रेंड स्किल्ड लेबर ही का काम भी नहीं कर सकती, चाहे जाके कि उससे ऊपर जाके वो काम कर सके। सो कोई खास डायरेक्शन तो समझ नहीं आई है। बाकी डॉक्टर साहब जैसे हाँ जी आरफीन, अब मुझ जैसा आदमी भी, मैं यकीन जाने के अब सोच रहे हैं कि अच्छा जी बस का रूट किस तरह से मेरे घर से ऑफिस तक आता है, ये सोच अब पैदा हो रही है। कोई 250 रुपये लीटर अगर हम सोच रहे हैं तो इंसान को कुछ ना कुछ तो देखना होगा, और बिजली गैस हर चीज़ के बिल ऊपर जा रहे हैं। तो ज़माना तालिब इल्मी के बाद भी कुछ अर्सा मोटरसाइकिल भी चलाई, इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र भी किया। अब ये हम उस तरफ यानी मुझ जैसा आदमी भी सोचने लग गया है। एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनकी मुझे कॉल आई कि जनाब किसी ने मदद की थी, 2 महीने हो गए मीटर कट गया, अब ऊबर चलाता हूँ, 1000 या 1500 रुपये कमाते हैं तो मुश्किल से रोज़ का राशन ही आता है। अब ये 1000-1500 जो रोज़ कमा रहा है वो 40-45 हज़ार रुपया, शायद ये 2000 रुपया उनको महीने का मिल जाएगा, पता नहीं उनका क्या बनेगा। 7.5 करोड़ का हवाला अमीर अब्बास ने दिया। तो ये अब गैस, बिजली, पेट्रोल, ये लोड शेडिंग वगैरह, इसकी बात हमें बजट में नहीं मिली। अगर ये 250 पर जा रहा है पेट्रोल, तो आरफीन क्या देख रहे हैं फिर आप? कुछ भी नहीं, लाइन में लग के लेंगे, क्या हो गया? मैंने एक ज़माने में किसी जोम में आकर के एक मुलाजमत छोड़ी थी, मैंने कहा 50 रुपये। उस वक्त 50 रुपये की बात हो रही थी कि जी 50 रुपये हो जाएगी कीमत। मैं 2 साल बेरोज़गार रहा, लोग लाइन में लग करके 50 रुपये भी लिया, 90 रुपये से 150 रुपये भी लिया, 150 से 200 रुपये भी ले रहे, और 200 रुपये से इंशाल्लाह 300 रुपये भी लेंगे। अभी अमीर अब्बास ने जो कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक जाहिल उजड़ गंवार जो कौम आपने पैदा की है, ये आपकी जमहूरियत लूली लंगड़ी के लिए बेतहाशा ज़रूरी थी भाई। कौम जाहिल होगी तभी तो कहेगी वोट को इज्जत दो, कौम अंधी बहरी होगी तभी तो यकीन कर लेगी कि आपके मसीहा जो हैं वो दरहकीकत अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक जुमला भी इक़्तिदार में ना बोलते हों। इक़्तिदार से निकलने के बाद सबको अमेरिका बुरा लगता है। एक जाहिल गंवार उजड़ कौम से आप क्या तवक्को करते हैं? वो गैस स्टेशन पे, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर, ATM मशीनों के बाहर लाइन लगाएंगे और दिल लगा करके अपना जो है वो जलालत का कोटा माज़ल्ला पूरा होगा। कुछ नहीं होना है। चले, अच्छा नूर आरफीन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अब क्या कह सकते हैं कि अब यह है कि हकीकत मैं तो समझूंगा आपने लोगों के सामने रख दी है। हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से जारी है, कहीं जाएगा नहीं। हेडलाइंस के बाद हम मिलेंगे और बात करेंगे कि अब किस तरह से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्रेक के बाद
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।